Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome in MK Preparations. I am Sabtain Ali, lecturer botany in Higher Education Department. आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर बॉटनी का एक पास पेपर डिस्कस करेंगे और उसके जरिए आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि लेक्चरर बॉटनी का पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एफपीएससी हो या तमाम सूबों के पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका लेक्चरर बॉटनी का पेपर एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता है। तो हमें वो ट्रिक्स आनी चाहिए जिसके जरिए हम एमसीक्यूज को बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकें और तमाम पॉसिबल मिस्टेक से बचते हुए मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। जहां तक ताल्लुक है लेक्चरर बॉटनी की तैयारी का, इसका जो सिलेबस है वो जस्ट एफपीएससी ने एडवर्टाइज किया है, बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन इसका सिलेबस नहीं देते। तो आपने बीएस लेवल या बीएससी और एमएससी लेवल पर जितनी भी बॉटनी पढ़ी है, जितने भी बॉटनी के मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बगैर कोई चॉइस छोड़े वो सारे का सारा बॉटनी का सिलेबस काउंट होता है। जहां तक ताल्लुक है पेपर पैटर्न की, तो एमसीक्यूज फॉर्मेट है सबका। हाँ, अलबत्ता फॉर्मेट का थोड़ा बहुत फर्क है। जिस तरह के अगर हम पीपीएससी की बात करें तो इसमें 80 मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, 20 मार्क्स हैं आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश और इस तरह की चीज़ों के। इसी तरह केपीपीएससी का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें 45 एमसीक्यूज हैं, बाकियों में भी एमसीक्यूज कमोबेश कम या ज़्यादा हैं। तो तमाम का तमाम पेपर एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा, तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने का ट्रिक आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपके सामने केपीपीएससी का एक पास पेपर है जिसमें 45 एमसीक्यूज हैं। तो हम इन एमसीक्यूज को एक एक करके सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है इसमें, लेकिन आपको सही आंसर के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि बाकी के आंसर्स रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। तो ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। बी कीपिंग यानी कि हनी बीज पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को कहते हैं एपीकल्चर। और फॉसल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी। ये बेसिक है, ये बहुत आसान है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि अगली बार अगर उनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड। अब लाइफ की स्टडी को तो बायोलॉजी कहते हैं। आउटर स्पेस यानी कि हमारी जमीन के मदार से अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो फिर इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर से बाहर इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो वहां पर इसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। यानी कि है वो बायोलॉजी ही, लेकिन वो आउटर स्पेस में है। इसके मुकाबले में जो यूजेनिक्स है, ये एक मूवमेंट चली थी कि उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को बचाया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए जिनके अंदर बेस्ट पॉसिबल करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इथोलॉजी कहते हैं बिहेवियर की स्टडी को, और एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं ह्यूमन कल्चर या ह्यूमन सोसाइटीज की डेवलपमेंट की स्टडी को। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल कैसा मॉलिक्यूल है? तो हम जानते हैं क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये एक सिंपल था। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैट आयनिक या एनायनिक। तो क्लोरोफिल उन फॉर्म्स में जाता है जब वो क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, लेकिन सिंपली जो उसकी स्टेट है वो न्यूट्रल स्टेट है और उस स्टेट में वो जस्ट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल्स। अगर आप सेल्स के अंदर कोई लिक्विड मटेरियल लेकर जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, ये एफएससी लेवल का क्वेश्चन है। पिनोसाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि अगर आप सॉलिड मटेरियल इनटेक करेंगे तो उसको फेगोसाइटोसिस कहेंगे। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर है पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हेल्प इन पोलिनेशन। कौन से प्लास्टिड्स हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, तो क्रोमोप्लास्ट वो कलरफुल प्लास्टिड्स हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। अब ऐसी क्या बात है जिसमें साइकस और एडिएंटम एक दूसरे को रिजेंबल कर सकते हैं? साइकस का ताल्लुक है जिम्नोस्पर्म से, एडिएंटम का ताल्लुक है ट्रीडोफाइट से। तो ट्रीडोफाइट्स में सीड्स नहीं होते, तो ये तो इनका रिजेंबल नहीं हो सकता। जो कैम्बियम है ये भी ट्रीडोफाइट्स में नहीं होता, तो ये भी इनमें रिजेंबल नहीं कर सकता। वेजल्स ना ट्रीडोफाइट्स में होते हैं ना जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, वो जस्ट एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। तो आखिरी ऑप्शन रहेगा मोटाइल स्पर्म्स। तो तमाम प्लांट्स के पास जो स्पर्म्स हैं वो मोस्टली मोटाइल ही होते हैं। तो साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग
मोटाइल स्पर्म। सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब क्लोरोफाइसी एलजी का एक ग्रुप है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप की होगी? अगर आइसोगेमी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल गेमीट्स जो हैं वो साइज में भी सेम है और स्ट्रक्चर में भी सेम है। एन आइसोगेमी में उनका जो साइज है वो वेरी कर रहा है, वो गेमी में वो टोटली वेरी कर रहे हैं। क्लोरोफाइसी में खास बात यह है कि इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं, किसी में आइसोगेमी है, किसी में एन आइसोगेमी है, किसी में उओगेमी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज रिसरेक्शन प्लांट? किस प्लांट को रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं? जी, सिलेजिनेला को कहते हैं। क्लोरेला ये एलजी है, ये प्लांट है ही नहीं। बाकी दो प्लांट्स का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ क्योंकि ये भी फेमस प्लांट्स हैं। जहां तक ताल्लुक है रेफ्लिसिया का, जो हमारे पास सबसे पहला प्लांट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल रखने वाला प्लांट है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। तो ये इस लिहाज से फेमस है। तो ये आगे कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। इस प्लांट का दूसरा नाम है कॉप्स फ्लावर। इसमें से बहुत बुरी बदबू आती है, तो इस वजह से इसे कॉप्स फ्लावर कहा गया है, यानी कि लाश जैसी बदबू देने वाला फूल। नेक्स्ट एक है वेलविशिया। ये एक फूल है, फूल तो नहीं, एक पौधा है और बहुत ही यूनिक प्लांट है। ये सहरा में पाया जाता है। तो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वेलविश, जिसने इसे पहली दफा डिस्कवर किया। इसकी खास बात यह है कि इसके सिर्फ दो पत्ते होते हैं। तो आप इस तस्वीर में जो पौधा देख रहे हैं, इसके सिर्फ दो पत्ते हैं, जिनके आगे सेगमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा हिस्सों में तकसीम है, वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये वेलविशिया इस हवाले से एक फेमस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मियोसिस इन ड्राईऑप्टेरिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्राईऑप्टेरिस क्या है। ये एक फर्न है, इसका ताल्लुक है ट्रिडोफाइट ग्रुप से। तो इसमें मियोसिस कब होगी भाई? इसको छोड़कर या इसको मिलाकर सारे के सारे पौधों में मियोसिस स्पोर बनाते वक्त होती है। गेमीट माइटोसिस से बनते हैं पौधों में, जबकि सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन जो होती है वो सिंपल ग्रोथ का हिस्सा है, वो भी माइटोसिस से होगी। स्पोर्स की जर्मिनेशन भी माइटोसिस से होगी। जस्ट स्पोर फॉर्मेशन होगी जो मियोसिस के प्रोसेस के जरिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन। अब स्टील है जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट। तो ट्रिडोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट कई तरह से पाई जाती है। नेक्स्ट वही कंडीशन आपको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मिलती है। तो स्टील की आप बहुत सारी टाइप्स पढ़ते हैं। तो उनमें से जो एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील है वो पाई जाती है ऑस्मंडा एंड इक्विसिटम में। तो इन दो प्लांट्स के अंदर एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील पाई जाती है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कस्क्यूटा इज। कस्क्यूटा जिसे अमर बेल भी कहते हैं, आकाश बेल भी कहते हैं। तो ये बेल किस तरह का पैरासाइट है? क्या ये स्टेम पैरासाइट है या रूट पैरासाइट है? तो भाई ये स्टेम पैरासाइट है। ये आपको मुख्तलिफ दरख्तों की शाखों पर पड़ा नजर आएगा। क्या ये पार्शियल पैरासाइट है या टोटल पैरासाइट है? अगर ये पार्शियल पैरासाइट है तो ये प्लांट पे अपने होस्ट पे पार्शियली डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर ये टोटल पैरासाइट है तो ये टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो कस्क्यूटा एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, ये टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रस रूट्स इन मेज डेवलप फ्रॉम। जो मकई का पौधा है, इसमें जो एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं? तो स्टेम से बनती हैं, स्टेम के नोड वाले हिस्से से बनती हैं। और अपर नोड से नहीं, बल्कि जो मकई के पौधे के निचले नोड होते हैं जो जमीन के करीब होते हैं, वहां से ये जड़ें निकलती हैं और जमीन में चली जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा लोअर नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ डेलिया आर। डेलिया एक खूबसूरत पौधा है, अपने फूलों के लिए मशहूर है। तो इसकी जड़ें किस तरह की हैं? पहली बात, इसकी जड़ें एडवेंटिशियस रूट्स हैं। जिस तरह मकई की अभी हमने जड़ें देखी कि वो भी स्टेम से निकल रही थी, ये भी स्टेम से ही निकलती हैं। ऊपर आप डेलिया का फ्लावर देख रहे हैं, नीचे इसकी रूट्स देख रहे हैं। अब ये रूट्स किस टाइप से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं फेसिक्यूलेटेड टाइप, ऐसी टाइप जिसमें रूट्स ट्यूबरस रूट्स हों। और वो ट्यूबरस रूट्स जो हैं वो आगे बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फेसिक्यूलेटेड रूट्स। जहां तक ताल्लुक है जिमिलेटरी रूट्स, ये ऐसी रूट्स होती हैं जो ग्रीन हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करती हैं। जबकि फाइबरस वो होती हैं जो धागानुमा होती हैं। ये तो आपको धागानुमा नजर नहीं आ रही, ये अच्छी खासी स्वोलन है। और जो नेपिफॉर्म रूट्स हैं, उनके आगे फर्दर ज्यादा डिविजन नहीं हुई होती हैं, वो शलजम में पाई जाती हैं। तो ये हैं फेसिक्यूलेटेड रूट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया टेक्स प्लेस थ्रू, कचालू है, कचालू में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो ये तो हम मैट्रिक्स से पढ़ना शुरू करते हैं, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया, तो कॉर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज एग्जांपल ऑफ, तो ये जो जिगजैग डेवलपमेंट होती है मेन एक्सिस की, ये किस में होती है? तो ये होती है स्कॉर्पियाइड खाइम इन्फ्लोरेसेंस में, यानी कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की एक टाइप है स्कॉर्पियाइड खाइम। ये आप देख सकते हैं सबसे पहले बनी हुई है। जिगजैग से मुराद ये कि एक ब्रांच अगर लेफ्ट पे बन रही है तो अगली न्यू ब्रांच राइट साइड पे, अगली न्यू ब्रांच लेफ्ट साइड पे, तो ये पैटर्न बदल बदल के होती है। इससे ऑपोजिट होता है हेलिक्वाइड खाइम, वो दूसरे नंबर पे दिखाई गई है, जिसमें सारी ब्रांचेस या तो लेफ्ट पे बनेगी या सारी की सारी न्यू ब्रांचेस राइट साइड पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ, तो ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा एक याद करने वाली चीज है। तो सबसे छोटा जो फूल होता है वो वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया नामी पौधे का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुगनविलिया के बारे में। बुगनविलिया एक आम सी बेल है, हमारे घरों में पाई जाती है। ये इसके खूबसूरत फूल होते हैं, व्हाइट कलर्स में भी, पर्पल कलर्स में भी, पिंक कलर्स में भी। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो फूल है उसमें ये जो आपको कलरफुल पिंक कलर की पत्तियां नजर आ रही हैं, ये असल में क्या है? क्या ये पेटल्स हैं? नहीं, फूल तो वो है जो आपको सेंटर में व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे पास पेटल लाइक ब्रैकेट्स हैं। सो हम इन्हें पेटलाइट ब्रैकेट्स कहते हैं। जो फूल है वो सेंटर में है व्हाइट कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनो बेसिक स्टाइल। अब एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो कार्पल होती है इसके तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो गाइनो बेसिक स्टाइल किन के अंदर पाई जाती है? तो गाइनो बेसिक स्टाइल पाई जाती है ओसीमम में, यानी कि न्यासबू, मुश्क बिबरी के पौधे में। और ये एक ऐसा ही स्टाइल है जो कि गाइनेशियम के यानी कि ओवरी के बेसल पार्ट से अराइज होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल की तीन टाइप्स बताई गई हैं। एक एपिकल है जो ओवरी के ऊपर वाले हिस्से से स्टाइल निकलता है, एक लेटरल है जो साइड से निकल रहा है, और एक बेसल पोर्शन से स्टाइल अराइज होता है, उसे हम गाइनो बेसिक स्टाइल कहते हैं। तो ये ओसिमम में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रुइलिया ट्यूबरोसा। इसके सीड्स के डिस्पर्सल का मैकेनिज्म क्या है? तो इसके सीड के डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें इसकी जो फली है वो दो हिस्सों में, दो वॉल्व्स में इस तरह अचानक एक झटके से ओपन होती है और सीड्स एक प्रेशर के जरिए दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत रेयर होते हैं। क्या एक ऐसी चीज है जो एक खास पौधा है, आपके इलाके में भी नहीं है, मशहूर भी नहीं है, और उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है? तो ये बार बार की प्रैक्टिस से हम इस तरह के क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेपस। पेपस हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल इन, ये एक है, पेपस कहते हैं ऐसे हेरी स्ट्रक्चर्स को जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर सकते हैं। तो कहते हैं ये कौन सी प्लांट फैमिली में है? तो ये पाए जाते हैं एस्टीरेसी फैमिली में। अगर आप सनफ्लावर फैमिली में देखेंगे तो सनफ्लावर फैमिली में जो सोनकस हैं, सोनकस के बीज इसी तरीके से बिखरते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बीजों को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स में भी अच्छा ग्रो कर जाए वो कौन से हैं? तो ये ऐसे पौधे होने चाहिए जो अपनी नाइट्रोजन की कमी किसी और तरीके से पूरी करेंगे। तो ये पौधे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं और उनको खाकर अपनी नाइट्रोजन की डिमांड पूरी करते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, सन ड्यू, ये मशहूर तरीन पौधे हैं। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे लॉबस्टर पॉट ट्रैप है, ब्लैडर ट्रैप है। ये मशहूर पौधे हैं जो कि कार्निवोरस भी कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस भी कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे स्पॉट्स ऑफ ऑट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ऑट यानी कि जवी, उसमें ग्रे स्पॉट्स किसकी डेफिशिएंसी से आते हैं? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है मैंगनीज। अगर उनमें मैंगनीज की कमी हो जाएगी, मैंगनीज एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन अगर उसकी कमी होगी तो ओट में यानी कि जवी में, उसके पत्तों पर आपको ये ग्रे स्पॉट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सेट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का? अब चार हैं ऑप्शन, चारों में से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें माइक्रो और मैक्रो मिक्स लिखे हुए हैं। जिस तरह पहला देख लें, उसमें मैग्नीशियम से आगाज किया गया है, तो मैग्नीशियम तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये राइट आंसर नहीं होगा। दूसरे में सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तीसरे में फिर मैग्नीशियम का जिक्र आ गया, और चौथे में मैग्नीशियम का जिक्र भी है, कैल्शियम का जिक्र भी है, तो ये दोनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड वन, जिसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही डिस्कस किए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं? तो वो है एटीपी एंड NADPH2। हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं यहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग तीसरा आंसर ठीक है, एटीपी एंड NADPH2। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू। फोटोसिंथेसिस कब तक जारी रहेगी, कौन उसकी लिमिट को आजमाएगा? तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो अगर अपनी लिमिट से ऊपर चला जाए तो फोटोसिंथेसिस को रोकता है। उसके मुकाबले में लाइट इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, लेकिन जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो टेम्परेचर का होता है। सो फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू लिमिट ऑफ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक खास हद से टेम्परेचर बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांस एनाटॉमी किन पौधों में पाई जाती है? क्रांस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन, तो ये C4 प्लांट्स में पाई जाती है। अब इस एनाटॉमी में होता क्या है कि जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके गिर्द बंडल शीथ सेल्स पाए जाते हैं, वो उनको कवर कर रहे होते हैं, और उनके गिर्द पाए जाते हैं मिजोफिल सेल्स। तो ये C4 प्लांट्स हैं जो C4 टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूक मैस फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। ये जो मैस फ्लो हाइपोथेसिस है ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? तो ये एक्सप्लेन करता है ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को, यानी कि जाइलम में जो पानी का फ्लो हो रहा है वो ही रेगुलेट करता है फ्लोएम के अंदर फूड की ट्रांसपोर्ट को। तो ये हमारे पास है मैस फ्लो हाइपोथेसिस जो कि ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है अ प्लांट रिक्वायर्स मैग्नीशियम फॉर। मैग्नीशियम क्यों चाहिए? क्या क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम चाहिए? जी हाँ, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बहुत जरूरी है। क्या प्रोटीन के लिए चाहिए? नहीं, प्रोटीन में मैग्नीशियम नहीं होता, अमूमी तौर पे नहीं होता। सेल वॉल की डेवलपमेंट के लिए नहीं, वहां पर भी कोई ऐसी चीज नहीं बन रही जिसमें मैग्नीशियम लगाना है। सेल्स को जोड़े रखने के लिए नहीं, वो तो पैक्टिक सब्सटेंसेस हैं जो कि मिडल एमिला में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C4 पाथवे अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ। अब C4 पाथवे है, थोड़ा डिफरेंट है C3 पाथवे से। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर यूज होगी? क्या ये मेसोफिल सेल्स में यूज होगी, या उनके अंदर मौजूद बंडल शीथ सेल्स में मौजूद होगी, या फिर बाहर मौजूद गार्ड सेल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में यूज होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हिस्से में ही यूज हो जाती है मेसोफिल सेल्स में। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोइनोल पायरोवेट के साथ रिएक्ट करके बना देती है ऑक्सैलोएसीटेट और मेलेट, जो कि ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीथ सेल्स में, और वहां पर जाकर वो फर्दर कैल्वन साइकिल का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिल रिएक्शन अकर्स इन, यानी कि हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन कब होता है, किसकी मौजूदगी में होता है? क्या ये हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स में होता है? नहीं, ये सब में ही होता है। वो पौधे जो लो एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं उनमें भी होता है। क्या ये डार्कनेस में होता है? नहीं, इसके लिए तो प्रॉपर लाइट चाहिए। क्या ये पानी के बगैर हो सकता है? नहीं, कभी भी हिल्स रिएक्शन पानी के बगैर नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं भी पता फेरिसाइनाइड के बारे में, तभी आपको कंफर्म पता चल गया कि बाकी तीनों ऑप्शंस तो ठीक नहीं है, ये चौथा ही ठीक होगा। तो फेरिसाइनाइड का रोल क्या है? एक्चुअली होता यह है कि हिल्स रिएक्शन के दौरान जो फोटोलाइसिस होती है, पानी के मॉलिक्यूल्स का टूटना, उस प्रोसेस में फेरिसाइनाइड एक डायरेक्ट रोल प्ले करता है। तो प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड, ये पोटाशियम फेरिसाइनाइड होता है जिसकी मौजूदगी में फोटोलाइसिस और उसकी मौजूदगी में हिल्स का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिस ग्लाइकोलाइसिस को हम जानते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं रूटीन में एरोबिक रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन से हट के, उसका नाम उन तीन साइंसदानों के नाम पे रखा गया जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो EMP पाथवे, E फॉर एम्डन है, M फॉर मैरोफ है, और P फॉर परनास है। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर EMP पाथवे नाम डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? क्या ये डिक्टियोसोम्स में होता है, यानी कि गोल्जी बॉडीज में होता है? नहीं, वहां नहीं होता। लाइसोसोम में नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर पोर्शन में होता है। नेक्स्ट है मिनरल एक्टिवेटर। कोई ऐसा मिनरल जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यूज होता हो उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो TCA साइकिल में जो एक्टिवेटर रिक्वायर्ड है दैट इज आयरन। आयरन है
जो उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। नेक्स्ट है फ्यूमारेज एंजाइम। फ्यूमारेज एंजाइम क्या करता है? तो ये फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्यूमारेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मेलेट, तो ये इसी को हम कह रहे हैं फ्यूमेरिक एसिड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मेलेट, तो उसके लिए एंजाइम है फ्यूमारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स किस में से गुजरते हैं, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं? तो साइटोक्रोम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में से ही गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है? तो एटीपी, एफएमएन और कोएंजाइम ए नहीं करते, बल्कि एनएडी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके एनएडीएच में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली कौन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पर, सबसे एंड पर इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट करना है? तो वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और फ्लो करते करते जब एंड पर पहुंचते हैं तो एंड पर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मौजूद है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल में। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज रिच इन ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी क्वेशंट विल बी। तो रेस्पिरेटरी क्वेशंट का फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है। तो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनती है, तो अगर हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो टूट रही है चीज, अगर उसमें ऑक्सीजन ज्यादा सारी है तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बनेगी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा मोर देन वन। अगर ये बराबर होंगे ऑक्सीजन और कार्बन तो फिर इक्वल टू वन हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन कम होगी तो लेस देन वन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन रिच पल्सेस हैव आर क्यू इक्वल टू। अब जो प्रोटीन है उसमें ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले में खासी कम होती है या थोड़ी बहुत कम तो जरूर होती है, इसलिए उनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमेशा लेस देन वन होगा। जो इक्वल टू वन है वो ग्लूकोज का है, प्रोटीन का 0.9 है, फैटी एसिड्स का 0.7 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक पौधे को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, वाउंडिंग हो जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा? तो एक दफा तो पौधे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी उस इंजरी को हील करने के लिए, तो रेस्पिरेशन एक दफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो दोबारा से नॉर्मल रेट पे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो वाउंडिंग है उसके दौरान हम कहेंगे इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉलोड बाय नॉर्मल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज। तो सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये आप लोग एफएससी लेवल पे पढ़ते हो, तो वहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल दी हुई है मेलोनिक एसिड यानी कि मेलोनेट। मेलोनेट एक ऐसी चीज है जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ जाकर खुद रिएक्ट कर लेती है, सक्सिनेट को नहीं करने देती, और उसके नतीजे में एज ए इनहिबिटर वर्क करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज। एरोबिक रेस्पिरेशन का हम दूसरा नाम क्या रखेंगे? हम उसको कैटाबोलिक कहेंगे या एनाबोलिक? तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कुछ चीजें बन रही हैं तो कुछ चीजें टूट रही हैं, ये दोनों तरह के प्रोसेसेस हैं। ओवरऑल तो ग्लूकोज टूट रही है लेकिन एटीपी और एनएडीएच2 बन भी रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अप्रोप्रिएटली कुछ कहना चाहेंगे, तो हम इसको बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। एक ऐसा पाथवे जिसमें एनाबोलिक रिएक्शन भी हो रहे हैं और कैटाबोलिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीपी किसका एब्रीवेशन है? तो यह है थायामीन पायरोफॉस्फेट का। थायामीन एक ऐसी चीज है जो कि विटामिन बी है, जिससे आगे विटामिन बी डेरिवेटिव कंपाउंड्स बन रहे हैं। इसके मुकाबले में जो थायमीन है ये एक नाइट्रोजनस बेस है, तो हमारा सही आंसर है पहला आंसर यानी कि थायामीन पायरोफॉस्फेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइटोक्रोम्स आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 साइटोक्रोम्स होते हैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3। तो सही आंसर होगा 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ फॉल अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ। पत्ते कब गिरते हैं? एक तो पत्ते तब गिरते हैं जब अब्सिसिक एसिड बढ़ता है, और दूसरा पत्ते तब गिरते हैं जब ग्रोथ हार्मोन कम होंगे यानी कि ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा।
तो ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा तो लीफ फॉल बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सॉरी हमारा टेस्ट हो गया मुकम्मल, हमने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशंस के लिए। हमारा जो एमकी प्रिपरेशंस का सेटअप है वो आपको इस सिलसिले में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप हमें ज्वाइन करके हमारे सेशन के जरिए हमारा सारे का सारा जो सिलेबस है वो गो थ्रू कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपने सारे के सारे सिलेबस को मुख्तलिफ आउटलाइंस में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम कंडक्ट करवाते हैं जिसमें हम एमसीक्यूज की एक प्रैक्टिस करवाएंगे आपको और उनकी डिस्कशन करवाएंगे। उसमें यह होगा कि जितना आप डिस्कशन मेथड से गुजरेंगे और आप ये सारे के सारे टेस्ट देंगे उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप इस टेस्ट को क्रैक करने के काबिल हो जाएंगे। तो हमें ज्वाइन करने के लिए इन्हीं दिए गए नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप अपनी इस अटेम्प्ट में कामयाब हो जाएं। So best of luck. Thank you for listening and subscribe our channel. Thank you.